नए साम्राज्य और राज्य। अध्याय 10 है इतिहास की किताब, कक्षा छठी का। इसको हम शुरू करेंगे और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पिछले अध्यायों को पढ़ते आ रहे हैं। उनकी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करिएगा। अगर आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका टीचिंग सब्जेक्ट पेपर 2 एसएसटी है तो ये वीडियोस आपके काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली हैं, मतलब आपके हेल्पफुल रहने वाली हैं आपके लिए। और आप उसी प्रकार से इसको पढ़ेंगे और आपके लिए बहुत सारे सवाल जो है इस अध्यायों के बीच में मिलेंगे, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और अगर आप छठी क्लास में हैं तो आप पढ़िए और सोचिए समझिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको पता है, आपको लगती है तो क्या करना है, आपको लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अरविंद राजा बना। एक बच्चा है यहाँ पर जिसका नाम है अरविंद। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। ठीक है, ये बच्चा है अरविंद। इसको स्कूल में नाटक करना था और नाटक में इसको राजा की भूमिका अदा करनी थी। उसने सोचा था कि शाही वेशभूषों में मूछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया होगा कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, मतलब राजा। राजा होते ही या राजा शब्द से आपको क्या समझ में आता है? यही कि भाई राजा का मतलब उसकी वेशभूषा, शाही कपड़े, राज दरबार में बैठना है। लेकिन बोल रहा है कि एक राजा को वीणा बजानी है ना, कविता पाठ भी करना है। तो क्या राजा संगीतज्ञ हो सकता है? कौन हो सकता है वह? अरविंद ये सोचने लगा। और यही जो सवाल है, इसी से हम इस अध्याय को शुरू करेंगे। तो अरविंद ने हमें सवाल दिया है और हम अरविंद की भांति इस अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बताती हैं प्रशस्तियां? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से पता चलता है? पहली बात तो ये, समुद्रगुप्त किस वंश का था? गुप्त वंश का था। ठीक है, और इसके बारे में हमें किसकी प्रशस्ति से पता चलता है, किसके स्तंभ से पता चलता है? तो अशोक स्तंभ से पता चलता है, जो कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इतने सारे सवाल हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन ने के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यानी कि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, ठीक है, प्रशंसाएं, वो किसने लिखी? हरिशेन ने। ठीक है, जो इन्हीं के दरबार में कवि और मंत्री रहे थे। तो इसमें से आपको कुल मिलाकर के 3 सवाल मिले। पहला तो ये कि समुद्रगुप्त किस वंश का राजा था? तो गुप्त वंश का। ठीक है, और इनके बारे में कहाँ से पता चलता है? तो अभिलेख से, अशोक स्तंभ के अभिलेखों से पता चलता है, जो कि इलाहाबाद में है। और इनकी प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो समुद्रगुप्त के ही दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन ने एक काव्य के रूप में इनकी प्रशस्तियां लिखी थी। प्रशस्ति बोले तो प्रशंसाएं, उनके बारे में सभी चीज लिखना। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे क्या बोला गया? प्रशस्ति। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है, प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, अभी भी है। जैसे कि तुमने अध्याय 9 में गोमती पुत्र श्री सातकर्णी के की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। मतलब हमने पिछले अध्याय में पढ़ा गोमती पुत्र सातकर्णी के बारे में, उनके बारे में लिखा हुआ था उसमें। तो जिसके बारे में लिखना, प्रशंसा में लिखना, प्रशस्ति कहलाता है। ठीक है, संस्कृत का ये शब्द है जिसका मतलब होता है प्रशंसा। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। जिस प्रकार से कोई चीज एक को शुरू करता है तो आगे आगे उसका महत्व जो है वो बढ़ता रहता है। तो प्रशस्ति के बारे में आपने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में यहाँ पर पढ़ा। देखिए आगे है वही पॉइंट हमारा, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इनमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। देखिए प्रशस्ति, मैंने पहले ही बोला प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा बोले तो भाई आपके बारे में उसमें लिखा जाएगा, बढ़िया बढ़िया चीजें जो है आपको लिखी जाएगी। तो देखो समुद्रगुप्त को कैसे दर्शाया हरिसेन ने, एक राजा के रूप में, एक योद्धा के रूप में, युद्ध को जीतने वाले राजा के रूप में, विद्वान के रूप में, एक उत्कृष्ट कवि, बहुत ही बेहतरीन कवि। इतनी प्रकार से जो है इनकी प्रस्तुति को लिखा गया है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया। देखिए अब तुलना देखिए कहाँ से कहाँ की जा रही है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य अंश दिया गया है। तो नीचे हम उस एक वाक्य को देखते हैं। बाकी आपके लिए सवाल यहाँ पर केवल ये है कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है और प्रशस्ति में क्या चीज बताई जाती है। अब भैया आपको अगर अपने बारे में लिखवाना है तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बातें लिखवाएंगे, बुरी तो नहीं। सेम ऐसी राजा करते हैं। देखिए, योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों,
कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब उन्होंने दिखाया एक योद्धा है ना, एक योद्धा है। जो योद्धा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, शरीर पे बहुत सारे नुकसान, नुकसान कह रहा हूँ, क्या होगा भाई, निशान होंगे युद्ध के। तो युद्ध में भाई बहुत सारे कुठारों, मतलब हार्ड लकड़ी के, है ना, उनसे कभी लगा होगा, कुल्हाड़ियों के निशान है, तीरों के निशान है, भालों के निशान है, तलवारों के निशान है, गदाओं के निशान है, मतलब शरीर पर पूरे निशान भरे हुए हैं। बावजूद उसके वो अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं, है ना। तो देखिए राजा के बारे में ऐसा लिखा गया, अगर आपके चेहरे पर हल्का से गड्ढे हो जाएं तो आपको टेंशन हो जाती है। तो यहाँ प्रशस्ति का मतलब समझ रहे हो कि इतने नुकसान होने के बाद या इतने निशान होने के बावजूद, शरीर का इतना नुकसान होने के बाद या शरीर पर इतने प्रकार के निशान होने के बावजूद हरिसेन उनको, उनकी प्रशंसा में कितनी बेहतरीन चीजें लिख रहे हैं। इसी को प्रशस्ति बोलते हैं, प्रशंसा करना, है ना। अगर तुम मानचित्र नंबर 7 पृष्ठ संख्या 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र में हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र प्रशस्ति के से जो प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है कि कहाँ कहाँ से जो प्रशस्तियों में लिखी चीजें मिली है ना, उसके हिसाब से उन्होंने मानचित्र को तैयार किया है। तो देखिए हरिसेन ने यहाँ पर कुछ चीजें दी हैं, उसको देखते हैं। उससे पहले हम हरिसेन ने विभिन्न प्रकार के राजाओं की चार विभिन्न प्रकार की जो है नीतियां लिखी हैं, उसको अभी हम पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। उससे पहले हम ये दो मोहर देख लेते हैं यहाँ पर। एक में आप देख रहे हैं कि वीणा बजाते हुए राजा है, और एक में जो है राजा यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए वीणा बजाने वाला राजा जो सबसे ऊपर दिखाया गया है इस वाली इमेज के अंदर, है कि नहीं है। राजा के हाथ में वीणा है, और दूसरे सिक्के में आप देख सकते हैं समुद्र के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है कि भाई अच्छा इसमें भी वीणा बजा रहे हैं भाई, ठीक है। अब यहीं से पता चला कि भाई समुद्रगुप्त को वीणा बजाना भी आती थी, मतलब वो संगीतज्ञ भी थे। अब देखिए हरिसेन ने चार जो है वर्णन किए, तो चार नीतियां दी हैं। देखिए पहला क्या है, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा करके उनके राज्यों को अपना साम्राज्य, अपने उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कहने का मतलब ये है कि आर्यवर्त, ठीक है, भारत में कहा जाता है कि भारत में सबसे बाहर से जो सबसे पहले आए थे लोग, वो आर्य थे, ठीक है। तो आर्यव्रत, इन्हीं के नाम पर भाई हमारे देश का नाम आर्यव्रत भी है, 5 नाम है हमारे देश के, ठीक है। तो कह रहे मानचित्र को आप देखेंगे जब, तो आपको दिखेगा कि आर्यव्रत के जो क्षेत्र हैं, 9 शासक रहे हैं आर्यव्रत के, इनके जितने भी क्षेत्र थे, मतलब जो भी क्षेत्र थे, इन सबको जीत लिया था किसने, समुद्रगुप्त ने। तो भैया एक बहुत बड़ा योद्धा हो गया और अपने राज्य में मिला लिया था। पहला काम, पहली प्रशंसा ये लिखी गई है। दूसरे में देखिए क्या बोला गया है। इसके बाद दक्षिणापथ, दक्षिणापथ बोले तो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। इसमें 12 शासक आते हैं। कितने राजा थे, 12 राजा थे, तो मतलब 12 राज्य होंगे या 12 क्षेत्र होंगे। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। मतलब ये सभी हार गए थे और उन्होंने सरेंडर कर दिया था समुद्रगुप्त के सामने। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन देने की अनुमति दे दी थी, मतलब हरा करके दोबारा दे दी थी। तो देखिए पहले में वो इतना बड़ा योद्धा है कि उसने आर्यव्रत के जो 9 शासक रहे उन सभी को हरा करके अपने राज्य में उनका राज्य मिला लिया था, अपने साम्राज्य को बना लिया था। दूसरे में उन्होंने टीका दिखा कि दक्षिण की ओर 12 राजा थे, उन सब ने हार मान ली थी समुद्रगुप्त से। बावजूद उसके समर्पण करने के बाद भी समुद्रगुप्त ने क्या बोला कि भैया ठीक है तुम ही शासन करो, मतलब यहाँ पे उसको दयालु भी दिखाया गया है कि नहीं। तीसरे में देखिए क्या बोला गया है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से दिखाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, ठीक है, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, जो कि अध्याय 5 में आपने गण और संघ के बारे में पढ़ा होगा, वज्जी, मगध, ठीक है, तो वो सभी आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। देखिए आप किसी के लिए उपहार लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे बड़ा है ना, तो इसीलिए आप उपहार लेकर के जाएंगे। उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबारों में उपस्थित हुआ करते थे। तो देखिए आर्यवर्त के जितने 9 शासक थे उनको भी इसने अपने अंडर में कर लिया। दक्षिण की तरफ 12 राजा, भाई वहां भी। उसके बाद बोला गया कि भैया असम का एरिया है या बंगाल का जो पोर्ट वाला एरिया है, कोस्टल एरिया है, नेपाल, उत्तर पश्चिम में कई सारे गण और संघ थे, भाई उनमें भी श्रेष्ठ था ये। चौथा देखिए क्या बताया गया कि ब्राह्मी इलाके, जो बाहरी इलाके थे, उनके शासक जो नीले रंग से दिखाया गया है, संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी आते थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो देखिए समुद्रगुप्त कितना बड़ा दिखाया गया कि हमारे भारत के चारों दिशाओं में इसकी प्रशस्ति फैली हुई है कि नहीं है।
ऊपर आर्यवर्त हो गया, दक्षिण की तरफ हो गया। उसके बाद जो आसपास के देश हैं, जैसे असम का एरिया था, तटीय बंगाल था, नेपाल, उत्तर पश्चिम, यहाँ के लोगों में भी मतलब यहाँ के राजा भी जो है इसकी बात को मानते थे, इसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी की आज्ञा मान रहे हैं तो भाई उसकी चलती है, सीधी सी बात है। अब देखिए ये रहा वो मैप, है कि नहीं है, जो पिंक वाला एरिया है, नीले वाला एरिया है, जो बाहर के डॉटेड वाले एरिया है, देखिए सब जगह जो है इसका, ये श्रीलंका का एरिया जो नीला दिखाया गया है, यहाँ भी लोग जो है मानते थे अपनी बेटियों की शादी भी इनसे की थी। अब हम वंशावलियां पढ़ें उससे पहले हम विक्रम संवत देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है विक्रम संवत? 58 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 58 साल पहले इसके प्रारंभ में होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे प्रथम, ठीक है, चाणक्य वाली बात। तो इनको जोड़ा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय से। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए एक नंबर का सवाल है कि विक्रमादित्य, बहुत राजाओं के अंदर बहुत बड़ी उपाधि होती है विक्रमादित्य, ठीक है, तो उन्होंने, किसने विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो धारण की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम नहीं, ठीक है, प्रथम नहीं, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, भाई अगर इतिहास में नाम सेम होने लग जाते हैं तो पहले वाले को प्रथम, दूसरे वाले को द्वितीय, अगर तीसरा कोई चंद्रगुप्त आएगा तो उसको तृतीय बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब हम वंशावलियां पढ़ लेते हैं। ठीक है, वंशावलियां का मतलब सीधा ये होता है कि जैसे आपके पिता, आपके दादाजी, फिर उनके बेटे यानी जो आपके पिता हैं, और फिर आप, फिर आपके बच्चे, मतलब एक वंश चल रहा है। इसको देखते हैं हम क्या है। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों ने पूर्वजों के बारे में ही बताती हैं, मतलब जितनी प्रशस्तियां हैं जो शासक रह चुके हैं उनके पहले के, उनके बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति अप्रशस्ति आप समझ चुके हैं, ठीक है, तो बार बार ये चीज अब दिमाग में नहीं आनी चाहिए, प्रशस्ति मतलब क्या। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति प्रतिमा सॉरी प्रपितामह, मतलब उनके दादाजी वगैरह, उनकी स्टार्टिंग मतलब दादा के दादा ऐसे, ठीक है, फिर उनके पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। यानी कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसके अंतर्गत केवल समुद्रगुप्त के बारे में नहीं लिखा गया है, बल्कि उनके पूर्वज जो पहले के वंश के लोग रह चुके हैं, जो राजा रह चुके हैं, उनके बारे में भी उसमें लिखा हुआ है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। ठीक है, देखिए उनके बारे में भी लिखा हुआ है कि उनकी माँ का क्या नाम है, कुमार देवी, जो कि लिच्छवी गण की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। मतलब महाराजाधिराज बोले तो महाराजाओं के भी, देखो राजा होता है फिर महाराजा होता है, और महाराजाओं के भी राजा विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज आपको ध्यान में रखना है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण करी, चंद्रगुप्त ने। ठीक है, और यही गुप्त वंश के शासक भी रह चुके हैं। समुद्रगुप्त ने यह उपलब्धि धारण की, समुद्रगुप्त ने भी जो है महाराजाधिराज की उपाधि जो है धारण की। आपने अभी पढ़ा उनकी प्रशस्ति के अंदर कि उन्होंने आर्यों को भी नहीं छोड़ा, मतलब छोड़ा कहने का मतलब है उनका दबदबा भाई चारों तरफ बोल रहा था। तो राजाओं के भी राजा रह चुके हैं, तो भाई उनको भी ये चीज़ मिलेगी। तो उनके, कहते हैं ना कि ये राजाओं के राजा महाराजाधिराज, राजा समुद्रगुप्त पधार रहे हैं। ठीक है, तो महाराजाधिराज का मतलब आप समझ गए हैं। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, मतलब उनके दादा हैं और जो परदादा हैं वो केवल महाराजा रहे, बट उनके पिता यानी कि चंद्रगुप्त, ठीक है, वो जो है महाराजाधिराज बने, और समुद्रगुप्त भी महाराजाधिराज ही बने। ठीक है, तो ये जो उपाधि धारण करी है वो सबसे पहले इनके वंश में चंद्रगुप्त ने करी थी, और किसने करी उसके बाद, समुद्रगुप्त ने। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व जो है काफी ज्यादा बढ़ता गया, क्योंकि पहले वो केवल महाराजा थे, अब वो महाराजाओं के भी राजा हो गए। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, ठीक है, इनसे भी जानकारी मिलती है। वंशावली समझ गए ना, पूर्वजों की सूचना जिसमें उनके पूर्वज के बारे में लिखा होता है। ठीक है, उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ है। इनमें से कुछ के बारे में हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे, जो कि अगला ही चैप्टर होगा इसका, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब है हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में आपने बहुत चीजें यहाँ पर जान ली हैं, और बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में ऑलरेडी
कौंध जाने चाहिए, और उनके जवाब भी आपको इसी अध्याय में अब तक मिल चुके हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए और इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप क्लास 6 में हैं तो आपको कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सुनते रहिए और बड़ा मज़ा आने वाला है। इतिहास को पढ़ने के लिए आपको खुद उस प्रकार से बनना पड़ेगा। ठीक है, अब है हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र। ठीक है, जिस प्रकार गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी प्रकार अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वानभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। देखिए यहाँ पर हर्षवर्धन एक राजा है, ठीक है, जिन्होंने 1400 साल पहले जो है राज किया था। इनके ही दरबारी हैं जो कि कवि हैं वानभट्ट। इन्होंने संस्कृत में इनकी बायोग्राफी लिखी जिसका नाम है हर्षचरित। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे रामचरित मानस, तो राम जी के चरित्र के बारे में उसमें लिखा जाता है, पूरी की पूरी बातें लिखी हुई हैं। इसी प्रकार से हर्षचरित का मतलब होता है कि हर्षवर्धन राजा के बारे में सारी चीजें इसमें लिखी होनी। अब इनमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। चीनी यात्री स्वयं तसांग, जिनके बारे में हमने अध्याय 9 में ही पढ़ा था, पिछली ही वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, 3 चीनी व्यक्ति आए थे, अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ये जो है काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में दरबारी रहे थे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन इन्होंने हर्षचरित के अंदर लिखा है। तो ये हो गया हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। आगे देखिए हर्षवर्धन और उनके हर्षचरित के बारे में क्या लिखा हुआ है कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा वो बन गए थे। उनके बहनोई कन्नौज, जो कि मानचित्र नंबर 7 पृष्ठ नंबर 105 पर आप देख सकते हैं, वहाँ के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया था। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। मतलब बंगाल में और मगध में जो सफलता हर्षवर्धन ने प्राप्त की, बाकी जगह वैसी सफलता उनको नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो मतलब इनकी विजय यात्रा जो है वो यहाँ पर रुक गई थी। तो हर्षवर्धन, बेसिकली हम प्रशस्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ राजाओं के नाम आएंगे और उनकी प्रशस्तियां, किसके बारे में किसने लिखा ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वानभट्ट ने किसके बारे में लिखा ये आपको मालूम चल गया है। अब हम पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां उनको जानते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। अब यहाँ पर आपने देखा बहुत सारी नदियों के नाम आपको मिले हैं और इनके बीच में किन किन का राज्य था वो आपको ध्यान रखना है भाई, वैसी बात है कि नहीं, बार बार ना बोलना पड़े। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी, 1 नंबर का सवाल है, कई बार पूछा गया है सीटेट के अंदर। एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था ये एहोल। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां पर कई सारे मंदिर बना दिए गए। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, मतलब ये कब्जा करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना इसमें बनाया जाता था। और आपको पता है किसी भी देश की, किसी भी राज्य की राजधानी जो है वो सबसे समृद्ध होती है। ठीक है, तो इसलिए वो उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, 1 नंबर का ये भी सवाल है, ध्यान रखिएगा। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। भाई इनके बारे में किसने लिखा, रवि कीर्ति ने, ये भी इनके दरबारी कवि थे, इतना ध्यान रखना है। अब इनकी प्रशस्ति में क्या पता चला, देखिए उनके पूर्वजों के बारे में, खासतौर पर उनकी पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में अच्छे से इसमें लिखा गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज मिला था, ना कि पिताजी से, ये ध्यान रखिएगा। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ मतलब होता है आनंद, आपको पता है। ठीक है, कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, मतलब वो उतना आनंदित नहीं था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के रूप में भी आक्रमण किया था, पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। जब चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, बहुत कम टाइम के लिए जो है चालुक्य जीते थे, लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। पल्लव और चालुक्य को किसने खत्म किया, राष्ट्रकूट ने और चोल वंशों ने। आगे हम इसके बारे में पढ़ते रहेंगे, ठीक है, अगर क्लास 7 की बुक में है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, अभी जितने भी राजाओं के बारे में आपने ऊपर पढ़ा,
चाहे वह समुद्रगुप्त हो, चाहे वह पल्लव के हो। ठीक है, तो इनका प्रशासन किस प्रकार से चलता था इसको हम देखते हैं यहाँ पर। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। भाई जो टैक्स लेते हैं जमीन पर वही सबसे इम्पोर्टेंट रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो है वो गांव होती थी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव उसके अंदर आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई सारे कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, हम उसको देखते हैं और समझते हैं कि राजाओं ने किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक चीजों को ठीक किया। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद जो अनुवांशिक बन गए थे, अर्थात अपने बेटे के बाद मतलब बेटे को उनके पिता के बाद मिल जाता था। अनुवांशिक का मतलब होता है दादा के बाद उसके बेटे को, उसके बेटे को, उसके बेटे को, उसके बेटे को, केवल एक ही पीढ़ी जो है, एक ही वंश के लोग इसमें रहेंगे। तो कुछ प्रशासकीय पद थे, जैसे कि राजा का पद हो गया या मंत्री का पद हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई जो मिल जाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन ने अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बने हुए थे। तो भाई कुछ ऐसे तो इम्पोर्टेंट पद थे कि भाई जैसे कि हरिसेन के जो पिता हैं जो महादंडनायक थे, मतलब एक तरह के न्याय अधिकारी जज थे, तो उनका बेटा अपने आप क्या बन गया, जज, जो कि हरिसेन थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, मतलब वो मतलब मंत्री भी हो सकता है और वो हो सकता है कि सेनापति भी हो। ठीक है, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक तो थे ही, ठीक है, साथ ही ये कुमारत्व के अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे और एक संधि विग्रही भी थे, यानी कि युद्ध और युद्ध को शांत कराने के विषयों में ये मंत्री भी थे। मतलब तीन तीन पद पर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। इस प्रकार के प्रशासन जो है वहां चलती थी। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन ने संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलाबाला था, जो भाई मेन होते थे। ठीक है, इनमें नगर श्रेष्ठ यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी हो गया, या सार्थवाह यानी कि व्यापारियों के काफिलों का नेता। ठीक है, जैसे यूनियन मिनिस्टर होते हैं जो। प्रथम कुलीन यानी कि जो इसमें शिल्पकार आ जाएंगे, या कासिथों यानी कि लिपिक वगैरह जो आ जाएंगे, जो लिखते पढ़ते थे, है ना, ये लोग प्रधान होते थे, मेन होते थे, ये मतलब ये बात इसमें की जा रही है। तो इस प्रकार से जो है प्रशासन चलता था। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें भी कुछ व्यक्ति अधिक शक्तिशाली हो गए, और इतने शक्तिशाली हो गए कि उसके बाद उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, या कर लिया करते थे वो। तो भाई हिस्से को तोड़ करके वो अपना राज्य बना लेते थे। अब है एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी होते हैं, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही, और इसके साथ साथ कुछ सेना नायक जो इनको लीड करेंगे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक की सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में कुछ को भूमि दान दे दिया गया कि भाई जिसने जिस प्रकार की सेवा दी उसको उतनी जमीन उस हिसाब से दे दी गई। दी गई भूमि से ये कर वसूल लेते थे, ठीक है, सेनापति, जिससे वो सेना और घोड़ों की देखभाल भी कर लिया करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते, और इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते। ठीक है, जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है, सेना जिसके अंडर में है, और सेना राजा के अंडर में तो थी नहीं, सामंत के अंडर में थी। तो जहाँ पे देखा कि यार राजा का बोला वाला कम हो रहा है, तो ये सामंत जो है वहां पर स्वतंत्र राज्य बना लिया करते थे या कोशिश करते थे कि लड़ने के लिए तो राजा को इन्हीं की सेना चाहिए, अब ये तो भेजेंगे नहीं, अपने खिलाफ थोड़ी लड़ने के लिए भेज देंगे, है कि नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दक्षिण के राजाओं में सभाएं, कि दक्षिण के जो राजाएं थे उनमें सभा किस प्रकार से होती थी। बड़ी यूनिक यूनिक चीजें हैं इसके अंदर, बस उसको देखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, मजा आएगा। देखिए क्या है कि पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। इनमें से एक है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसको क्या बोला गया, सभा। ये सभा क्या कहते हैं इसको, ये सभाएं जो जितनी भी सभा जो ये लोग करते थे, इसके अंदर होते थे हमारे उप समितियां। ठीक है, इसके जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर की देखरेख आदि का काम इसके अंतर्गत आते थे। ठीक है, मतलब सीमांत जो थे, सामंत वगैरह जो थे वो डायरेक्टली नहीं करते थे, जो वाइस होते हैं ना वो कर रहे थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात की गई है। ये जो वर्ड है भाई, उर क्या है, उर एक ग्राम सभा होता है। ठीक है, और ये ब्राह्मण नहीं होता, जहाँ ब्राह्मण होते हैं वहां पर सभा होती, ऑब्वियस सी बात है। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। नगरम क्या है, व्यापारियों का एक संगठन है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण रहा होगा, ऐसा माना जाता है। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही, मतलब सेंचुरीज तक काम करा है, मतलब 2-2 साल, 3-3 साल ऐसे। तो देखिए सभा
जहाँ पर किसको बोला गया, तो ब्राह्मण भूस्वामी, मतलब ऐसे ब्राह्मण जो जिनके पास अपनी भूमि है, ठीक है, उनके संगठन को सभा बोला गया। जो ब्राह्मण नहीं है पर भूस्वामी है, उनके पास मतलब जमीन है अपनी, तो उनको उर बोला गया। और व्यापारियों के संगठन को नगरम बोला गया। ठीक है, ये तीनों ही पैसे वाले हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है, तो इनका ही बोला वाला था। अब तक हमने राजाओं की बात कर ली, राजाओं में उनके जो कवि थे उनकी बात कर ली, ठीक है, बहुत लोगों की बात कर ली जो अमीर थे। अब हम बात करेंगे कि उस जमाने में आम लोग किस प्रकार के रहते थे, जैसे कि हम लोग हो गए आम लोग, ठीक है, उनके जीवन के बारे में जानते हैं। तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिली है। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए क्या है, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं जो है वो प्राकृतिक भाषा जो है वो बोला करती थी। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कालिदास की द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत, जिसके अंदर एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती है, लड़की है, ठीक है, जिसकी प्रेम कहानी के ऊपर उन्होंने लिखा था। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है, कि कैसे एक गरीब मछुआरा जो है एक आम नागरिक है, और राज कर्मचारी मतलब जो राजा के अंडर में काम करते हैं राजमहल वगैरह में, उन्होंने किस प्रकार से उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। अब देखिए इसी की एक कहानी आगे दी रखी है। अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत का एक हिस्सा है। यहाँ पर एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, ठीक है, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया, और मुख्य पुलिस अधिकारी भी उसे बहुत बुरी तरह से मतलब उसके से बिहेव कर रहे थे। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक अंगूठी राजा जो है शकुंतला को भेंट करता है, गलती से उसके हाथों से वो अंगूठी गिर जाती है पानी के पास, और मछली जो है उसको निगल लेती है, और वही मछली एक मछुआरा फंसा लेता है अपनी कांटे में, और जब उसको काटता है तो उसके पेट से उसको वो अंगूठी मिलती है। तो वो उस अंगूठी को लेकर के राजा को वापस देने के लिए गया, और जब वापस देने के लिए जाता है तो जो द्वारपाल है वो उस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं उल्टा, और उसके बाद जो है जो उसका पुलिस अधिकारी है वो भी उसके साथ मिसबिहेव करता है। राजा इस अंगूठी को देख करके बहुत ही खुश हुआ, और उसने मछुआरे को इनाम दे दिया। देखिए राजा ने जो है उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया, और बल्कि जो द्वारपाल थे और जो पुलिस वाले था अधिकारी जो था उसने मिसबिहेव करा, क्योंकि वो राजकर्मी थे। और जब राजा ने उसको इनाम दिया तो राजा तो इनाम देके चला जाएगा ना, पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से जो इनाम का कुछ हिस्सा जो है हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने पर चले पड़े, कि भैया चल चल चल। यही है कि बेटा जिंदगी में तुम पे जब तुम सफल होने लगोगे ना, जब तुम मेहनत करोगे तो अकेले रहोगे, और जब तुम सफल हो जाओगे तुम्हारे हाथ कुछ ऐसी चीज लग जाएगी जो औरों पे नहीं है। तो दो तरह के लोग मिलेंगे आपको, एक वो जिसको आप उसके बदले में आपको जो इनाम देगा, मतलब कोई धनराशि आपको देगा, और एक वो मिलेंगे वही द्वारपाल जो अभी उसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वही पुलिस अधिकारी जो उसको अभी चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। जैसे ही राजा ने उसको खिलाफ कोई सजा दी नहीं, उसको उल्टा इनाम दिया, तो वो उसके साथ दोस्त बन करके शराब पीने के लिए उसके साथ चल पड़े, ताकि इससे कुछ हड़पा जाए, है ना। तो बस यही ध्यान रखना है आपको कि जब सफलता के लिए आप कार्य करो तो फिर तो भाई अकेले करना पड़ता है, और जब प्रशंसा की बात होती है आपको इनाम मिलेगा तो लोग आपके साथ इसी प्रकार से जुड़ेंगे ताकि आपकी दुर्गति हो जाए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। चीनी तीर्थयात्री फाशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया। उन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था, और वो क्या लिखता है इस पर कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क हो जाते और अपने को छू जाने के कारण, मतलब वो हमको छू ना ले, वो साइड हो जाया करते थे या घर में चले जाते थे। देखो अछूत लोगों की बात हो रही है यहाँ के अंदर, मछुआरे हो गए, इनको अछूत माना जाता था। शहर के बाहर रहते हैं, राज्यों के बाहर रहते थे ये लोग, गाँव के बाहर रहते थे, और अगर उनको उस रास्ते से जाना होता था तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पर बाकी लोग तो या तो बाहर होंगे या बाजार वगैरह में होंगे, तो ये लोग लकड़ी से बजाते हुए आते थे ताकि लोगों को आवाज जाए, और लोगों को आवाज अगर जब जाती थी तो वो लोग ना साइड हो जाया करते थे ताकि हमको छू ना ले। कितनी मतलब
आम आदमी का तो जीना दुर्भर था। एक जगह वानभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सचिव चित्रण जो है वो यहाँ पर किया गया है। ये नीचे यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसको अभी देखते हैं हम। तो देखिए सजीव चित्रण क्या है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। अपने सारे प्रबंध जो है वो लेकर के साथ ही चलते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर क्या क्या होता है देखिए। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे कि बर्तन, असबाब जिसमें सोने की पायदान भी शामिल है, खाने पीने का सामान जैसे कि बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले, मतलब वेज नॉन वेज दोनों, ये सभी लेकर के वो साथ चलते थे। विभिन्न प्रकार की चीजें इसके अंदर होती थी, मतलब जब वो राजा कभी यात्रा में जाता था तो ये सारी चीजें ठेले गाड़ियां या ऊंट पर या हाथियों जैसे हाथी जो सामान ढोने वाले जानवर होते हैं ना, इनकी पीठ पर लाद करके ये लेकर के जाते थे। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। मतलब देख रहे हो, राजा चल रहा है तो क्या क्या लेके चल रहा है साथ में। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। मतलब जिस रास्ते से वो राजा जाएगा और उसमें जो भी गांव का एरिया होगा, ऑब्वियस सी बात है वो सत्कार करेंगे राजा का। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे जो जानवर राजा के साथ जा रहे हैं। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उसके सामने वो रख सकें। पर ये सेनाएं उनके पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल जाते थे। मतलब जिस एरिया से भैया राजा निकला, ऑब्वियस सी बात है हाथी जानवर इतने जा रहे हैं तो वो एरिया खराब करते हुए जाएंगे। झोपड़ी कुचल दी, कभी कुछ कर दिया, है ना। या फिर व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल होते थे। इस हलचल से भरे माहौल से डर करके वो भाग खड़े होते थे। जैसे व्यापारी हैं, उन्होंने बैल रख रखे हैं जो खेत जोतेंगे, तो अभी तो उन्होंने रख रखे हैं घर के अंदर। अब ये राजा आएगा तो भाई ऑब्वियस बात है हाथी वाथी लेके आ रहे हैं। हाथी हमारी तरह थोड़ी कि भाई उसको बोला कि चुप रहना है और वो चुप रहेगा, वो तो चिल्लाते हुए ही आएगा। तो भाई वो डर लगेगा उनको और वो भागेंगे, तो भागदड़ से क्या होता है भाई, पूरा माहौल खराब हो जाता है। गाँव में जो लोग ठेले वेले में सामान बेच रहे हैं सब तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं, फूल वूल सब खत्म। मतलब राजा का सत्कार करना है और बदले में अपने गांव को बर्बाद करना है, इस प्रकार की चीज थी। तो वान भट्ट इस पर लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी जब सब लोग भागते थे, जानवर बेसिकली। ठीक है, ये सजीव चित्रण उन्होंने किया था। ये अध्याय हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमेशा की तरह हम अन्यत्र को भी पढ़ेंगे क्योंकि ध्यान देना है। तो कह रहा है मानचित्र नंबर 6 पृष्ठ नंबर 76-77 में कह रहा है अब अरब को ढूंढो। अरब एक मरुभूमि है, ध्यान रखिएगा। मरुभूमि, डेजर्ट। तो मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविक ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुद्दीन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। मतलब बेदुद्दीन के जो लोग हैं, कबीलों के जो लोग हैं वो घुमक्कड़ होते थे, एक जगह दूसरी जगह ऐसे घूमते रहते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते हैं। आपको पता होना चाहिए मरुभूमि में जो है ऊंट सबसे सफल जानवर है, ना कि घोड़ा, हाथी, चीता, बैल। क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर होता है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है, धूल वूल से बच जाता है। ऊंट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। देखिए यह ध्यान रखिएगा, आज से लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नाम के एक धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। देखिए इस्लाम धर्म के क्या बोलेंगे संस्थापक पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने 1400 साल पहले धर्म को स्थापित किया। जैसे ईसाई धर्म में सब सर्वोपरि जो है ईसा मसीह को माना जाता है, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म के अंदर भी अल्लाह को सर्वोपरि माना जाता है और उसके बाद जो भी लोग हैं उनको एक समान माना जाता है। तो कुरान जो है उनकी पवित्र ग्रंथ है, होली बुक है। और इसका एक अंश यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। मतलब ऐसे लोगों को क्षमा भी किया जाएगा और उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा।
अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक, नाविक वो होते हैं जो नाव पर सवार होकर के यहाँ से वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों में उनसे पहले ही वो परिचित थे, मतलब अवगत थे हमारे हमारे देश की जो तटीय बस्तियां हैं, कोस्टल एरिया है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अब अपने साथ इस नए धर्म को भी लेकर के आ गए। तो मतलब भारत के अंदर जो ये इस्लाम धर्म है वो इस अध्याय के अनुसार कहाँ से आया? अरब से आया है, ठीक है। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो आज पाकिस्तान में है, इसको जीत लिया था। फिर धीरे धीरे आपको पता है जब लोग बसते हैं तो फिर उनके कल्चर्स वगैरह आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म जो है वो अरब से होकर के भारत तक आया है। तो ये अध्याय बड़ा ही मज़ेदार अच्छा है यहाँ पर। इसका नाम था नए साम्राज्य और राज, जो कि अध्याय नंबर 10 कक्षा छठी इतिहास की बुक का था। तो अरविंद के दिमाग में जो सवाल था यहाँ पर कि राजा जो है वो वीणा क्यों बजाएगा, वो कविता पाठ क्यों करेगा, संगीतज्ञ क्यों होगा, उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, उनकी प्रशंसा को ही क्यों लिखा जाता है। ये सभी के सवाल, मतलब ये सभी सवालों के जवाब, साथ में अन्य कई सवालों के जवाब आपको इस अध्याय में मिल गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लगी है तो आप इसको लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप चेक करिएगा अगर आपको चाहिए तो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हमारा एक नया चैनल है जहाँ पर हम कुछ आर्ट को लेकर के कुछ, ठीक है, हम मतलब आर्ट को लेकर के कुछ करते हैं। इसका नाम है द जीवी शो, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग तरह की चीज़ों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कॉमेडी टाइप हो सकता है वो, या कुछ भी। धीरे धीरे हम इसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन करते जा रहे हैं। तो अपने सजेशंस जरूर दीजिएगा, और इस चैनल को भी जाकर के जरूर देखिएगा। आप सर्च करेंगे द जीवी शो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चेक करिएगा उनको ज़रूर, और बताइएगा, अपना सजेशन जरूर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।